विशु, मैंने तुम्हारे लिए सूट और टाई निकाल दिया है, पहनकर जल्दी तैयार हो जाओ, लड़की देखने चलना है। पर माँ, मौसम अभी इतना भी ठंडा नहीं कि सूट पहना जाए, मैं पैंट शर्ट में ही ठीक हूँ। बातों में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, जो कहती हूँ वह करो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वैसे भी ऑफिस से लेट हो चुकी हूँ। और सर्दी गर्मी की तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कमरे में एसी है, गाड़ी एसी है और होटल का रूम भी एसी है। सूट में लुक अच्छा आएगा, वैसे भी तुम इन कपड़ों में पुअर ब्लेजर से ही दिखते हो। अच्छे परिवार का तो कोई इस लुक में तुम्हारा प्रपोजल भी स्वीकार नहीं करेगा, मैरिज की तो बात ही दूर की है। पर मम्मी, मैं पुअर ब्लेजर ही दिखता हूँ, वह भी इंडियन, पर आप तो फॉरेन मैन जैसी दिखती हैं ना। विशु ने पलटकर माँ को जवाब दिया। दरअसल उसकी माँ बात बात पर उसे पुअर ब्लेजर या पुअर इंडियन कहकर उसकी पर्सनालिटी का मजाक उड़ाती रहती थी, जिससे वह सख्त चिढ़ता था। समय कम होने और विशु द्वारा जवाब देने से माँ भड़क उठी। तो तू मेरी बात नहीं सुनेगा? मैं माँ हूँ तेरी, मैंने तुझे जन्म दिया है, मेरा तुझ पर इतना भी हक नहीं कि तुझसे कुछ तेरे भले के लिए कह सकूं। ओह, तो मुझे जन्म देकर बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर। क्यों जन्म दिया? क्या मैं कहने आया था कि मुझे जन्म दो, वह तो आपने अपनी वासना की पूर्ति की होगी। ऐसी फिजूल बातें सुनते ही उस विशु के पापा ने उसके गाल पर एक जोर का तमाचा दिया। तमाचे की गूंज पूरे मकान में सुनाई दी तो पड़ोस के कमरे से उसकी दादी निकल आई। अरे क्या करते हो प्रताप, जरा अकल से काम लो, बच्चा अब छोटा नहीं है, बड़ा हो गया है, समझे इस बात को। कुछ ऊंच नीच हो गई तो कहीं के ना रहेंगे हम लोग। मेरा तो इकलौता पोता है, इकलौता है तो क्या हमारे सिर पर नाचेगा? और तुमने ही इसको इतना बढ़ावा दिया है जो हमसे जुबान लड़ा रहा है। हम लोग तो समझते थे प्रताप कि तुम्हारी माँ हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रही होगी, पर हमें क्या मालूम था कि घर में ही हमारे बेटे को हमारे खिलाफ तैयार किया जा रहा है। बहू, थोड़ा सोच समझ कर बोलो, ऐसा घिनौना आरोप मेरे माथे ना मढ़ो। यह कोई आरोप नहीं माँ, मैं समझ गया, तुम्हें हमारी खुशियाँ हजम नहीं हुई तो तुमने हमारे बेटे को ही हमारे खिलाफ। अरे मेघना, इस बुढ़िया से सिर लड़ाने में ही समय निकला जा रहा है, जरा देख तो लड़का अभी तैयार हुआ या नहीं। मेघना ने विशु को देखा तो वह अपने कपड़े उतार चुका था। यह क्या, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। तुझे नहीं जाना तो क्या हम लोग अकेले ही वहाँ जाएं? आखिर वह पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? ऑफिस सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? वाह माँ, सोसाइटी और ऑफिस में इज्जत की चिंता है, पर बेटा और घर में कितनी इज्जत है, इसकी कोई चिंता नहीं। तभी प्रताप वहाँ आया और जोर से चिल्लाया, इडियट, माँ से जुबान लड़ाता है। जैसे ही उसने विशु के ऊपर हाथ उठाया, विशु ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी देर से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे साथ पशुओं जैसा सलूक करेंगे। और आप क्या कह रहे हैं कि मैं माँ से जुबान लड़ा रहा हूँ? थोड़ी देर पहले आप दादी से क्या कर रहे थे, कितने तमीज का परिचय दे रहे थे, वह आपको याद नहीं? पकड़े हुए हाथ और किए गए प्रश्न से प्रताप की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। वह निरुत्तर हो गया। 2 मिनट पहले किए गए माँ के साथ अनुचित व्यवहार पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। विशु ने अपनी माँ से कहा, तुम क्या कह रही थी दादी से कि इन्होंने मेरी परवरिश ढंग से नहीं की, तुम्हारे खिलाफ तैयार कर दिया। तो सुनो माँ, दादी आपसे नहीं कहने गई थी कि अपनी औलाद को पालने के लिए आप अपने बच्चे को उनकी गोद में डालाएं। वह तो आप अपनी आज़ादी और मौज मस्ती और मजबूरी के कारण दादी को सौंप जाती थी। आप और पापा सिर्फ एक कामवाली से ज़्यादा तवज्जो नहीं देते दादी को। वह जितना खाती हैं उससे ज़्यादा घर की सेवा करती हैं। तभी दादी बोली, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, जाने दे सारी बातों को, जाने दो। पर क्यों दादी, इन्होंने माँ बाप का फर्ज कभी निभाया नहीं, अधिकार जताने चले आए। और एक बात, तुमने हमेशा मुझे पुअर ब्लेजर कहा, तो आप क्या अपने आप को विदेशी समझती हो? और समझती हो तो समझो, पर मुझे आपको देखकर कभी माँ जैसी फीलिंग नहीं आई। वह तो दादी के लिए दिए हिंदुस्तानी संस्कारों की वजह से
मैं तुम्हें माँ कह देता हूँ, वरना तुम तो माँ कहलाने के भी योग्य नहीं हो। एक जवान बेटा और बूढ़ी सास के सामने अर्धनग्न वेशभूषा पहनते आपको शर्म नहीं आती? ऐसी औरतों को देखकर मुझ जैसे बेटे को भला माँ की फीलिंग कैसे आएगी, जब ऐसे वस्त्रों में गर्लफ्रेंड की भी कल्पना मैं नहीं करता। माँ तो निरूपा रॉय जैसी होती है, जो साड़ी पहने, भोली सूरत वाली, बच्ची की तकलीफ में आंसू बहाने वाली, दुखी आवाज वाली, बच्ची को अपने छाती से चिपकाने वाली होती है। तो तुझे मुझ में माँ नहीं, मेरा अर्धनग्न शरीर दिखता है। जब आप दिखा रही हैं तो शरीर सबको दिखेगा ही, ना कोई अपनी आंखें तो फोड़ नहीं लेगा। यह तो उसके संस्कार हैं कि वह ऐसी महिलाओं को टोकता नहीं है। कहीं जाकर तू और तेरी दादी डूब मरो, जो ऐसी बातें कर और सुन रहे हो। बहुत हो गया, अब मैं तुम दोनों को इस घर में एक भी पल नहीं रहने दूंगी। मेरा ही खाते हो और मुझे ही भला बुरा कहते हो। निकलो अभी। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जाता हूँ, इस घर से भी नहीं, इस दुनिया से भी। इतना कहते हुए विशु दूसरे कमरे की ओर दौड़ा। अरे विशु, अरे बेटा सुन तो गुस्सा छोड़ दे। बेटा पीछे पीछे बूढ़ी दादी भी चल दी। थोड़ी ही देर में एक जोरदार धमाका हुआ। मेघना की जोर की चीख निकली, नहीं विशु नहीं। वह दौड़ी, देखा खून से लथपथ बेचारा विशु जमीन पर पड़ा हुआ है, हाथ में पिस्तौल है। वह रोने लगी। तभी दूसरा धमाका हुआ। वह घबरा गई और चिल्लाई, नहीं माँ जी, नहीं। तभी प्रताप घबराकर उठ बैठा। लाइट जलाकर देखा तो मेघना पसीने पसीने थी, उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने मेघना को उठाया। क्या हुआ मेघना, क्या हुआ मेघना? तेज सांसों के साथ उठी वह घबराई हुई थी। घबराकर प्रताप के गले लग गई और बोली, माँ और विशु को बचा लो। क्या हुआ? वह रिवॉल्वर से, ओह कुछ नहीं, किसी की बारात निकल रही है। उसकी आतिशबाजी की आवाज़ थी। पर विशु आओ मेरे साथ। वे दोनों उठे। देखा तो विशु अपनी दादी की गोद में सिर रखकर सो रहा था। दादी उसके सिर को प्यार से सहला रही थी। मेघना अपने कमरे में वापस आई और साड़ी पहनकर वापस अपने सास के कमरे में गई। वर्षों बाद आज मेघना ने साड़ी पहनी थी। वह घबराई हुई सी जाकर माँ के पैरों में झुक गई और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करने लगी। उसने माँ से पूछा, विशु ने आज खाना खाया क्या? बूढ़ी माँ बोली, खा तो नहीं रहा था, पर जैसे तैसे मैंने अपनी कसम देकर उसे खाना खिला दिया। माँ की बातों से विशु की नींद टूट गई। उठकर देखा तो माँ रो रही है, पर इतनी रात में वह माँ भी साड़ी में, क्या हुआ? वह कुछ समझ ना सका। विशु के उठते ही उसने विशु के माथे को चूमा, माँ जी के पैर छुए और विशु और सासू माँ को अपने गले से लगा लिया। विशु इस चमत्कार से अचंभित तो था, पर वह माँ के व्यवहार और उसके हाथों के स्पर्श तथा हृदय की धड़कन से यह समझ चुका था कि माँ बदल चुकी है। वह आज उसे निरूपा राय जैसी लग रही है। मेघना के लिए अपनी माँ जैसी हो गई। उसने माँ के चेहरे को देखा और फिर उसके आंचल में खुद को छिपा लिया। बहुत दिनों के बाद ही सही, निरूपा राय जैसी माँ आज उसे मिल चुकी थी। मेघना भी समझ चुकी थी कि बच्चों के लिए उसकी हिंदुस्तानी माँ अच्छी है, जिसका दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए धड़कता है। अब मेघना अपने ऑफिस जाने से पहले अपनी सासू माँ और विशु को खाना देकर जाती। सासू माँ के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती और विशु के माथे को चूमना ना भूलती। अब विशु भी अपनी माँ के आने की राह देखता। माँ भी ऑफिस वाले कपड़े चेंज करके साड़ी में विशु के पास आती। घर में विशु के साथ सभी लोग खुशी से रहने लगते और विशु ने भी अपनी माँ के कहने से ही विवाह किया, साड़ी पहनने वाली हिंदुस्तानी लड़की से। आखिर माँ ने आज यह स्वीकार कर ही लिया कि सच में मैं बदल गई हूँ। वह समझ चुकी थी, हमारे देश की संस्कृति हमारे लिए सबसे अच्छी